Assalamu alaikum. Welcome to another video of Data Science Master Program. In previous video, we discussed about importance of Python and Python basics, including variables, data types, operators, errors in Python. So today we will discuss about data structures, conditional statements, loops, and functions. So let's start. Data structures. Data structures allow us to store and organize data efficiently. Python has several built-in data structures. पाइथन में बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें लिस्ट है, सेट है, डिक्शनरी है, टप्पल है. डेटा स्ट्रक्चर होते क्या है? अलाउ अस टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डाटा, यानी हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू. बट वेरिएबल्स भी तो डाटा को स्टोर करता है. बट वेरिएबल्स में ये डिफरेंस है कि जो वेरिएबल है वो सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है. ऑन द अदर हैंड डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं हम जितनी चाहे वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं. और सिर्फ यही नहीं कि हम एक डेटा टाइप्स का डेटा स्टोर करवा सकते हैं, बल्कि हम मल्टीपल डाटा टाइप्स का डाटा भी वेरिएबल्स में स्टोर डेटा स्ट्रक्चर्स में स्टोर करवा सकते हैं. फर्स्ट हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर है वो लिस्ट इज कलेक्शन ऑफ आइटम्स, यानी आइटम्स की कलेक्शन है. डाटा ऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल. यहाँ पर एक हमारे पास लिस्ट बनी, हमने इसका नेम रखा. इसके नेमिंग रूल्स वही हैं जो एक वेरिएबल्स के होते हैं. ये एज ए वेरिएबल ही काम कर रहा है, बट ये है कि ये एक ऐसा वेरिएबल नहीं है जो सिंगल वैल्यू को स्टोर करे, बल्कि ये मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करे, क्योंकि ये एक डेटा स्ट्रक्चर. और डेटा स्ट्रक्चर कहाँ से हमें पता चलता है कि ये डेटा स्ट्रक्चर है? इन ब्रैकेट्स के थ्रू. सेकेंड इज के हमने कहा था कि जो डेटा स्ट्रक्चर्स हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं. सो यहाँ पर एक स्ट्रिंग, 2, 3, ये मल्टीपल वैल्यूज़ को जो है स्टोर कर रहा है. और इसी तरह मल्टीपल डाटा टाइप्स का डाटा जो है वो भी डेटा स्ट्रक्चर स्टोर करते हैं. जैसे यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग है, ये एक इंटीजर है, फ्लोट एंड देन करैक्टर. सेकेंड इज डेटा ऑर्डर्ड. जो लिस्ट होती है वो ऑर्डर्ड होती है, मतलब उसमें जो भी आइटम्स होते हैं उनकी एक पोजीशन डिफाइंड होती है. सो यहाँ पे जो एप्पल है इसकी पोजीशन होगी, कोई बनाना की भी पोजीशन होगी. सो डेटा स्ट्रक्चर्स में जो पोजीशन स्टार्ट होती है उसे कहते हैं, पोजीशन स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और इसे इंडेक्स कहते हैं. सो यहाँ पर जो एप्पल है वो 0 इंडेक्स पे है, बनाना 1 इंडेक्स पे है, 2 and 3 सो ऑन. हम लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, कंप्लीट लिस्ट को भी प्रिंट करवा सकते हैं. जैसे यहाँ हमने सारे, जब कंप्लीट लिस्ट को प्रिंट करवाया तो उसके सारे आइटम्स जो हैं वो डिस्प्ले हो गए. इसी तरह हम किसी पोजीशन पे भी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं. जैसे यहाँ पर इसका इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 and 3 है. सो हम वैल्यू एट इंडेक्स 3, ये तो एक स्ट्रिंग है, एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी. कॉमा के बाद हमने जो है नाम लिखा लिस्ट का, एंड ब्रैकेट में हमने उस पोजीशन दे दी, यानी वो इंडेक्स डिफाइन कर दिया जिस पर हम डाटा प्रिंट करवाना सकते हैं. सो 3 पे 0, ये 0 पे है, 1, 2 and 3. 3 पे करेक्टर है जो कि ग्रेड है. वैल्यू इंडेक्स 3 इज ए, सो वो प्रिंट हो जाएगी. सेकेंड इज लिस्ट इज म्यूटेबल. लिस्ट की वैल्यू जो वो चेंज हो सकती है. वो किस तरह के? जैसे हमारे पास लिस्ट ऑफ फ्रूट, हम चाहते हैं जो पोजीशन 2 है यहाँ पर हमारे पास चीरी है, हम चीरी की जगह और ऑरेंज को रिप्लेस करवाना चाहते हो. सो सिंपल हम असाइन कर देंगे. ये असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास यूज़ हो रहा है ऑरेंज. इसको अब अगर हम प्रिंट करवाएंगे लिस्ट ऑफ फ्रूट तो हमारे पास ये लिस्ट जो है अपेयर होगी. सो यहाँ पर देखें जो चीरी की जगह बना ऑरेंज हमारे पास रिप्लेस हो गया है. थर्ड, इसी तरह हम अपेंड, मैक्स, मीन, वो भी सारा कुछ लिस्ट पे फंक्शंस परफॉर्म करवा सकते हैं. यहाँ पर अपेंड है. अपेंड का मतलब होता है कि लिस्ट के एंड पर जो है वैल्यू को और वैल्यूज़ को तो स्टोर करवा दो. मतलब हम वैल्यूज़ को इंक्रीज करना चाहते हैं तो अपेंड का मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें वैल्यूज़ हम और भी स्टोर करवा सकते हैं लिस्ट में. जैसे यहाँ पर हमने मैंगो को जो है मैंगो की एडिशन कर दी है लिस्ट में. सो सिंपल हम डॉट अपेंड यूज़ होगा और जो चीज़ हम अपेंड करवाना चाहते हैं वो ब्रैकेट्स में आएगी. देन अगेन हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास देखें यहाँ पर मैंगो भी आ रहा है लिस्ट में. थर्ड इज लिस्ट अलाउ डुप्लीकेट मेंबर्स. यहाँ पर हमारे पास डुप्लीकेट मेंबर्स में एप्पल 1 टाइम आ रहा है, सेकंड टाइम एप्पल फिर से आ रहा है. सो कोई इशू नहीं होगा, एप्पल फिर से जो है प्रिंट हो जाएगा. फिर से हमारा जो है, यानी अगेन हम एक ही वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं लिस्ट के अंदर. सेकेंड जो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है वो हमारे पास टप्पल. टप्पल और लिस्ट में एक डिफरेंस बेसिक्स ये है कि जो लिस्ट होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि टप्पल को सर्कल
ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, राउंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड टपल्स इज सिमिलर टू लिस्ट, लिस्ट की ही तरह ही होते हैं, यानी सिंगल डाटा टाइप्स को भी स्टोर कर लेते हैं, मल्टी टाइप्स का डाटा भी स्टोर करते हैं, बट दे आर इम्यूटेबल। डिफरेंस क्या है? इम्यूटेबल, ये हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर ब्लू है तो हम ब्लू की जगह जो है ब्लैक नहीं कर सकते, जैसे यहाँ वहाँ हमने चीनी की जगह ऑरेंज किया था, यहाँ हम रिप्लेस नहीं कर सकते। सो अगर हम प्रिंट करवाते हैं कलर्स को, सारे कलर्स हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरह इसमें इंडेक्सिंग होती है, पोजीशन होती है, 0 पोजीशन में 1 2 3, इंडेक्स 1 पे हम प्रिंट करवाएंगे, सो हमारे पास इंडेक्स 1 पे 21 है वो अपेयर हो जाएगा। बट अगर हम इसको म्यूट करना चाहेंगे, किसी वैल्यू को चेंज करना चाहेंगे तो एरर देगा, यानी यहाँ पर हमारे पास एरर आएगा, टप्पल डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी वो म्यूटेबिलिटी को जो है सपोर्ट नहीं करता, यानी इस तरह हम आइटम को असाइन नहीं कर सकते टपल में। सो बेसिकली इनकी हर डेटा स्ट्रक्चर्स की रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं, जिनको हम लेटर ऑन एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स हर जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें कोई ना कोई डिफरेंस होगा, सो हम डिफरेंट जिस तरह का हमारा डाटा होगा उस तरह का डेटा स्ट्रक्चर में डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि वेरीफाई करना चाहते हैं कि जो हमारी वैल्यू है स्पेसिफिक इंडेक्स पे वो वाकई वो है या नहीं है, सो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं टप्पल ऑफ डिफरेंट डाटा। ये हमारे पास टप्पल का नेम है 2 पे, हम चाहते हैं कि 2 पे जो वैल्यू है इज इक्वल टू हमें पता है डबल इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर, सो यूज होता है 6.5, यानी हम चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो टप्पल है उसमें जो इंडेक्स 2 पे वैल्यू क्या वो 6.5 है? नो, यहाँ पर आंसर है 5.3। सो हमारा ये आंसर फॉल्स देगा, यानी हम वेरीफाई कर सकते हैं हम किसी भी अपनी वैल्यू को। थर्ड डेटा टाइप इज डिक्शनरी। डिक्शनरी स्टोर डाटा एज की वैल्यू पेयर, इट इज अनऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल। एक डिफरेंस तो ये है कि जो डिक्शनरी है तो की वैल्यू पेयर्स में डाटा को स्टोर करती है, जैसे हमारे पास JSON फॉर्मेट होता है ना, JSOन फाइलिंग का, की होती है उसकी वैल्यू होती है, यानी इनपुट होता है देन उसका आउटपुट होता है। जैसे यहाँ पर हम मेरी की है नेम, और नेम नजमा है, एज है तो एज उसकी वैल्यू आएगी, ग्रेड की वैल्यू आएगी, यहाँ पर ग्रेड भी एक की है। सो हम जो है होल डिक्शनरी को भी हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, प्रिंट माई इन्फो कंप्लीट हमारे पास डिक्शनरी आ जाएगी। हम किसी स्पेसिफिक वैल्यू को भी फेच कर सकते हैं, और वैल्यू को कैसे फेच कर सकते हैं? उसकी की के थ्रू, माई नेम इज नेम, यानी की हमने लिखी और हमारे पास क्या डिस्प्ले होगा? उसकी वैल्यू, माय नेम इज नजमा। एंड सेकंड, इट इज अनऑर्डर्ड। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इंडेक्स 0 पे नजमा स्टोर है, इंडेक्स 1 पे उसकी एज स्टोर है, ऐसा नहीं है। जो डिक्शनरी होती है उसमें जो डाटा होता है वो अनऑर्डर्ड, उसका कोई ऑर्डर नहीं होता। सेकंड, इट इज़ म्यूटेबल, हम वो भी चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर नेम हमारे पास पहले कोई और है, हम उसका नेम चेंज करना चाहते हैं, सपोज किसी का नेम जो है वो अगर स्टोर करते वक्त स्पेलिंग मिस्टेक, सपोज यहाँ पे मैं अगर ऐसे लिख देती हूँ और बाद में पता चलता है कि नेम जो है स्टोर नहीं करवाया, सो हम उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सेकंड कोई और नेम रिप्लेस करवा रही हूँ, आप कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं। सो नेम उस्मा, यानी अब नेम जो है वो चेंज होके नजमा से चेंज होके उस्मा हो जाएगा। अब अगर हम प्रिंट करवाएंगे अपनी डिक्शनरी को तो नेम उस्मा देखें, नेम जो है वो म्यूट हो गया। फोर्थ हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर है वो है सेट्स। सेट इज एन अनऑर्डर्ड वन थिंग, सेट भी जो है वो अनऑर्डर्ड है, कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स। एक तो ये अनऑर्डर्ड है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता कि जो हमारे पास 1 है वो यहाँ इंडेक्स 0 पे है, ये 2 पे, नहीं, इसमें ऑर्डर नहीं होता। सेकंड, इट इज कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स। यूनिक आइटम्स मीन्स इसमें डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते। अब ऐसा नहीं कि हम डुप्लीकेट्स इसमें स्टोर करते हुए लिख नहीं सकते, ऐसे कि लिख सकते हैं, लेकिन बैकएंड पे जो डाटा हमारे पास स्टोर हो रहा है ना सेट में, वो डुप्लीकेट में स्टोर नहीं हो रहा था, यानी यहाँ पर हमारे पास 3 2 टाइम्स है, लेकिन जब बैकएंड पे डाटा स्टोर होगा ये 3 1 टाइम स्टोर होगा। सो डाटा को जब हम फेच करेंगे, इसको प्रिंट करवाएंगे, तो देखें हमारे पास डुप्लीकेट नहीं आ रही, यानी डुप्लीकेट रिमूव हो जाते हैं। सो हर डाटा स्ट्रक्चर की रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको देखेंगे। कंपैरिजन कर लेते हैं, जो कोई लिस्ट होती है उसमें डाटा हमारे पास म्यूटेबल होता है, यानी इसको चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर होता है, ऑर्डर मतलब इंडेक्सिंग होती है, सो ये ऑलमोस्ट सेम ही थिंग्स है। एंड थर्ड इज डुप्लीकेट आइटम्स अलाउ होती हैं। टपल में डाटा को चेंज नहीं कर सकते, बाकी सब होता है, जबकि सेट और डिक्शनरी में, और सेट में म्यूटेबल होता है, डिक्शनरी में भी म्यूटेबल होता है, सेट में अनऑर्डर्ड होता है, स्लाइसिंग नहीं होती, डुप्लीकेट्स भी अलाउ नहीं होते। लेकिन डिक्शनरी में डुप्लीकेट्स अलाउ होते हैं, बट
डाटा जो है म्यूटेबल होता है और उसका भी इंडेक्स ऑर्डर्ड यानी वो नहीं होता। रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, यानी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास डाटा है, किस तरह का डाटा, हम किस तरह का डाटा के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर सुटेबल रहेगा। अगर यहाँ पर हमारे पास शॉपिंग लिस्ट है, हम शॉपिंग लिस्ट हमें पता है चेंज भी हो सकते हैं। अगर हमने अपनी कार्ट में मिल्क ऐड कर लिया है तो हम उस मिल्क को निकाल भी सकते हैं। हमने इसके अलावा कोई और चीज़ लाइक हम शूज़ वगैरह या कुछ भी और भी ऐड करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास कोई और फूड आइटम हो सकती है तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह की जब हमने डाटा को स्टोर करवाना होगा तो हम लिस्ट का डाटा स्ट्रक्चर जो है हम यूज़ करेंगे। सेकेंड हमारे पास टप्पल के लिए हम ऐसा डाटा स्टोर करेंगे जो हमारे पास चेंज नहीं होता। जैसे हमारे पास ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, किसी भी जो लोकेशन है उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कभी भी चेंज नहीं होता, वो फिक्स होता है। इसी तरह किसी का CNIC वो भी फिक्स होता है, किसी का नेम वो भी चेंज नहीं होता, वो भी फिक्स ही रहता है। इसी तरह किसी का ब्लड ग्रुप कभी चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है। इस तरह का डाटा अगर हमें स्टोर करवाना होगा तो हम टप्पल यूज़ करेंगे। वो इसलिए यूज़ करेंगे सिक्योरिटी भी रहे ताकि कोई डाटा को चेंज ना कर सके। थर्ड वन इज स्टूडेंट डाटा। जैसे हम स्टूडेंट डाटा में पता है स्टूडेंट डाटा पे इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा, यानी नेम हमारे पास लिखा होगा और आगे उसका नेम होगा। एज का जो है सपोज कॉलम कर लें, उसमें एज होगी। इस तरह का डाटा हमने स्टोर करवाना जहाँ पे की वैल्यू पेयर्स यानी कीज एंड की के अगेंस्ट एक वैल्यू होगी, उसके लिए हम यूज़ करेंगे डिक्शनरी। एंड सेट्स हम यूज़ करेंगे जहाँ पर सपोज किसी भी एप्लीकेशन के यूज़र हो सकते हैं या किसी भी बैंक के यूज़र्स हो सकते हैं। जो डाटा एंट्री पर्सन होता है वो मिस्टेक कर सकता है, वो एक ही यूज़र को 2 टाइम्स जो है राइट कर सकता है। बट ऑन बैकएंड जो डाटा स्टोर होगा वो सिंगल टाइम स्टोर होगा, उसमें डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं होगी। ये एक अच्छा मेथड जब हमने अपने यूज़र्स को काउंट करना, हम चाहते हैं जानना चाहते हैं कि हमारी स्पेसिफिक एप्लीकेशन या हमारे जो स्टोर लाइक स्टोर कोई कर लें उसके कितने यूज़र्स हैं। अगर डाटा एंट्री पर्सन कोई मिस्टेक करता भी है तो हम फिर भी करेक्ट काउंटिंग कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि अगर एक जो यूज़र है वो 2 टाइम्स उसने स्टोर कर दिया है काउंटिंग जो अगर 30 होनी चाहिए थी वो 31 होगी। नहीं, बैकएंड पे डाटा जो स्टोर हो रहा है सिंगल टाइम स्टोर हो रहा है, उसकी काउंटिंग भी सही रहेगी। इस तरह के डाटा को हम स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं सेट। सेकेंड टॉपिक जो आज का हम डिस्कस करेंगे वो कंडीशनल स्टेटमेंट। एज द नेम इंडिकेट इट इंडिकेट सम कंडीशन, इसमें कोई ना कोई कंडीशन होगी। कंडीशन किस तरह के, सपोज रियल लाइफ एग्जांपल लें तो जो मम्मा है वो बाज़ार भेजती हैं स्पेशली बॉयज़ को और कहती हैं कि अगर ये हो तो ले आना, ना हो तो ना लाना। इस तरह की कंडीशन होती है। यहाँ पर एक और चीज़ हम देखेंगे कि हम यूज़र से किस तरह इनपुट लेते हैं। एज यानी हम यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं, कोई वेरिएबल है जिसमें हम वो स्टोर करवाएंगे। इंट जिसमें हम वो डाटा लेना चाहते हैं, अगर वो इंटीजर टाइप का डाटा होगा तो इंटीजर यूज़ करेंगे। अगर हम किसी का नेम लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑफ कोर्स हम स्ट्रिंग उस डाटा को स्टोर करवाएंगे। किसी की हाइट लेना चाहते हैं तो यहाँ हम फ्लोट लिखेंगे, यानी हाइट फ्लोट में होती है। इनपुट कीवर्ड है एंटर योर एज। जब हम इसको रन करेंगे सपोज हमारे पास इस तरह का कुछ अपेयर होगा, यानी इसमें एज एंटर करें, सपोज मैं 18 एंटर करती हूँ, इसके बाद एंटर। हमारे पास बाकी का काम होगा। यहाँ पर यूज़ हो रही है हमारे पास कंडीशन इफ़। अगर तो एज 18 से ग्रेटर है या 18 के इक्वल है, यू आर एन अडल्ट। यानी अगर आपकी एज जो है वो 18 या 18 से ग्रेटर है तो आप एडल्ट हैं। इसी तरह अगर हम लिखते हैं कि अगर आपकी एज 18 है या आपकी 18 से ज़्यादा है, यू आर एबल टू वोट, यू हैव राइट टू वोट, कुछ भी हो सकता है, यानी आप जो है वोट दे सकते हैं, वोट कास्ट कर सकते हैं। इस तरह इफ़ की कंडीशन जो है वो यूज़ होती है। इस तरह अगर यहाँ पे हम अपनी एज, अब इसमें एक फॉल्ट है, अगर एज 18 होगी या 18 से ग्रेटर होगी तो हमारे पास ये आउटपुट अपेयर हो जाएगा। लेकिन अगर एज इससे लेस होगी, सपोज मैं 15 एंटर करती हूँ, हमारे पास कोई भी आउटपुट प्रिंट नहीं होगा। इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं एल्स। सेकेंड स्टेटमेंट है इफ़ एल्स। मम्मा कहती ना कि बाजार में ये हो तो ले आना, अगर ये ना हो तो
कोई और ये चीज़ ले आना। सो जो होता है ना, ये ना हो तो वो ले आना, ये होती है एल्स में। कि अगर आपकी एज 18 से ग्रेटर या 18 है तो आप एडल्ट हैं, अगर इससे कम है, 18 भी नहीं है, 18 से कम है, तो आप एडल्ट नहीं है। जैसे यू हैव राइट टू वोट, कुछ भी, ये एक स्ट्रिंग है, सो हम कुछ भी जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। यू कांट वोट, यानी अगर आपके एज 18 या 18 से ग्रेटर है तो आप वोट कर सकते हैं, अदरवाइज वोट नहीं कर सकते। यू कांट वोट, क्यों? क्योंकि हमने एज ऑलरेडी उसको डिफाइन की 16। अगर हम यूज़र से लेना चाहते हैं तो हम ऑफ कोर्स ये वाली स्टेटमेंट इधर भी जो है वो कॉपी राइट कर देंगे। सो हमारे पास यूज़र से वो लेगा, तो फिर हर यूज़र के लिए डिफरेंट जो है वो उसके अकॉर्डिंग उसे आंसर करेगा। अगर कोई जानना चाहता है कि मैं वोट कास्ट कर सकता हूँ नहीं, सो वो इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकता है। इसी तरह यहाँ पर तो थी दो कंडीशंस कि अगर आपके एज 18 से ग्रेटर है तो आप यू हैव राइट टू वोट, अगर नहीं तो आपके पास राइट नहीं है वोट करने का, इफ़ और एल्स। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस, लाइक अगर आपके मार्क्स 50 हैं तो आपका ग्रेड सी है, 60 हैं तो ग्रेड बी है, अगर आपके 70 हैं तो ग्रेड ए है, 80 हैं तो ए प्लस है। सो इस तरह की जब कंडीशन आ जाए जहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हो, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जो सेंट्रल वैल्यूज़ होते हैं उन पे यूज़ करते हैं एलिफ। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग इफ होती है, लास्ट हमारे पास एल्स होती है, और मिडल में जो होती है हमारे पास एलिफ। अब एक चीज़ नहीं बताई कि एल्स में कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि कंडीशन इधर होगी, इसके ऑपोजिट जो चीज़ है वो एल्स है। इसी तरह यहाँ पर अगर मार्क्स 90 हैं या 90 से ग्रेटर हैं तो हम कह रहे हैं उसका ग्रेड ए होगा। अगर 80 या 80 से ग्रेटर हैं तो ग्रेड बी। अगर इन दोनों से लेस हैं, यानी 80 से लेस हैं, तो फिर ऑफ कोर्स 80 से लेस 50 हो, 40 हो, 30 हो, 20 हो, 10 हो, कुछ भी हो, उसका ग्रेड सी है। तो यहाँ पर अगर हम मार्क्स दे देते हैं 30, सो हमारे पास ग्रेड सी, उसका ग्रेड कौन सा है? सी। इस तरह हम जो है इफ़ में भी हम कंडीशन डिफाइन करेंगे, ये हमने कंडीशन लिखी है। इसी तरह हम एलिफ में भी कंडीशन डिफाइन करेंगे, बट एल्स में हम कंडीशन डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एल्स ऑटोमेटिकली जो कंडीशंस ऊपर डिफाइन नहीं होती वो उसके उनको लेता है, यानी अपोजिट चलता है इनके। थर्ड पे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे लूप्स, एंड फोर्थ पे फंक्शंस। जो लूप क्या होती हैं? लूप्स आइट्रेशंस के लिए यूज होती हैं। आइट्रेशंस लाइक हमने कोई चीज़ मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवानी है। सपोज यहाँ पर मैंने हेलो प्रिंट करवाना है 5 टाइम्स या जितने टाइम्स मर्जी। सो एक तो ये कि मैं लूप यूज़ कर लूँ। सेकंड ये तरीका है, मैंने हेलो 5 दफ़ा प्रिंट करवाना है, मैं 5 दफ़ा लिखूँ प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो। सो एक लाइंस ऑफ कोड मुझे ज़्यादा लिखने पड़ेंगी। सो जब हम मल्टीपल एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे होते हैं या प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, सो हमें बहुत जगह जो होती है वो एक ही चीज़ मल्टीपल टाइम्स प्रिंट जो है डिस्प्ले करवानी होती है, बट हम बार बार जो है हमारा एम यही होता है कि हम लेस लाइंस ऑफ कोड्स लिखें और जो हमारे पास आउटपुट है वो मैक्सिमम आए। सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं लूप्स। अब लूप्स हमारे पास 3 तरह की होती हैं। फॉर लूप होती है, वाइल होती है, डू वाइल भी होती है, फॉर ईच भी होते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। बट हमारे पास पाइथन में 2 तरह की लूप्स होती हैं, फॉर लूप एंड वाइल लूप। फॉर लूप सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप। फॉर लूप के लिए एक हमारे पास कीवर्ड होता है फॉर आई इन रेंज। जो हमारे पास फॉर लूप होती है वो 2 तरह से जो है वो यूज़ होती है। एक तो वो स्पेसिफिक रेंज के ऊपर काम करती है, सेकंड वो हमारे पास हम जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उन पर काम करती होती है। सो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले अपनी जो है रेंज के लिए हम फॉर लूप को देख रहे हैं। फॉर आई इन रेंज, यानी जहाँ पर जो हमारे पास रेंज डिफाइन है, हम जो चीज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं उसकी रेंज क्या है? 5 मीन्स वो रेंज शुरू होगी 0 से 1 2 3 4। जो यहाँ पर हमारे पास वर्ड डिफाइन होगा कि कितने टाइम वो वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं, उतने टाइम प्रिंट होगा। ये नहीं कि 5 अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 इस तरह प्रिंट होगा, इतनी दफ़ा जाएगा, बल्कि नहीं। यहाँ पर हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, फिर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये हम आई कुछ इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं, यानी जो आई प्रिंट हो रहा है, प्रिंट आई जो हम आई को प्रिंट करवा रहे हैं वो किसकी, उसकी रेंज क्या है? उसकी रेंज जो है वो 5 तक है।
1 2 3 4 5, वो 5 टाइम्स प्रिंट होगा। अब यहाँ पर हम कुछ डिफाइन नहीं कर रहे हैं, सो ये 0 से ही स्टार्ट होगा। अदरवाइज रेंज, अदरवाइज अगर हम स्टार यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1 लिख लेते हैं, 1 2 5, सो अब क्या होता है, सो अब ये जो हमारी आई की रेंज स्टार्ट होगी, ये 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 तक जाएगी। टू जो 5 एंडिंग होती है रेंज की, वो नहीं काउंट होती, एंड से एक पहले तक हमेशा जो है रेंज प्रिंट करती है। तो यहाँ पर हमने इस तरह हम चीज़ों को प्रिंट करवा सकते हैं। अगर हेलो प्रिंट करवाएंगे, हेलो भी अब हमारे पास 4 टाइम्स प्रिंट होगा। सेकेंड, हम फॉर लूप यूज़ करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स को प्रिंट करवाने के लिए। जैसे हम डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास सिंपल तो एक ये है ना कि हम सिंपल हमने डेटा स्ट्रक्चर बनाया, यानी एक लिस्ट बनाई है, सिंपल हम लिखते हैं प्रिंट वेजिटेबल्स। सो हमारे पास वेजिटेबल्स एक लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट हो जाएगी। बट व्हाट इफ़ हम एक एक आइटम को प्रिंट करवाना चाहते हैं, सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर लूप। फॉर वेजिटेबल, या हम कुछ भी लिख सकते हैं, आई लिख लें, ए लिख लें, बी, कुछ कोई भी नया नेम लिख सकते हैं। इन वेजिटेबल्स, प्रिंट वेजिटेबल, यानी जो हमारी वेजिटेबल है वो इन वेजिटेबल्स में है। सपोज हमारा जो हम आई हमने डिफाइन कर दिया, आई हमारे पास जो है वो इन वेजिटेबल्स में पर हम आइट्रेट कर रहे हैं। सो जब हम प्रिंट आई को करवाएंगे तो एक एक वेजिटेबल जो है फैच होगी, पहले वो चेक करेगी, एक वेजिटेबल फैच होगी, प्रिंट हो जाएगी, सेकंड एंड थर्ड, इस तरह करके हमारे पास वैल्यूज प्रिंट होंगे। सेकंड, वाइल लूप में हम कंडीशन देते हैं। सो वाइल लूप में हम कंडीशन देते हैं, तब तक हमारी वैल्यूज प्रिंट होती रहती हैं जब तक हम, या तब तक स्टोर होती रहती हैं जब तक हम जो है कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाती। आई, यानी आई हम 1 से स्टार्ट करें, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई 1 से स्टार्ट हो रहा है, आई कब तक चलना है, जब तक आई लेस देन ना हो जाए या इक्वल टू 5 ना हो जाए, तब तक चलते रहना है। यहाँ पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। प्रिंट क्या करना है, यहाँ पर जो चीज़ प्रिंट करवानी होती है वो हमेशा कुछ आइट्रेशंस के बाद आती है। सो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह है, यहाँ पर जो है हम कॉलन लगाते हैं और कुछ आइट्रेशंस के बाद प्रिंट होती है। सो पता चलता है कि ये पार्ट जो है वो इस फॉर लूप का पार्ट है। इसी तरह यहाँ भी ऐसी कुछ स्पेसिस के बाद हम प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इससे पता चलेगा कि जो हमारे पास हम जो चीज़ हम जिस पे हम काम करना चाहते हैं, जो यानी जो हमारी लूप का पार्ट है वो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड, वाइल लूप, प्रिंट क्या करना है, टू कॉमा, ऑफ कोर्स कॉमा इसलिए कि सेपरेट करने के लिए, ये स्ट्रिंग है, सो एज इट इज स्टैरिक हमारे पास प्रिंट होगा, टू स्ट्रिंग स्टैरिक प्रिंट हो रहा है, आई इज इक्वल टू भी प्रिंट होगा जैसा है वैसे ही, आई मल्टीप्लाई। सो देखें ये कैसे काम कर रही है, आई प्लस इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी आई में आइट्रेशन हो रही है, आई प्लस प्लस होता जा रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले आई 1 है, हम कंडीशन चेक करेंगे, आई अब 5 से लेस है, यस लेस से इक्वल भी नहीं है, सो ये लूप के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ ये इस पे काम करेगा, टू को एज इट इज़ लिख देगा, मल्टीप्लाई भी एज इट इज़ आ जाएगा जो स्टैरिक है आई। अब यहाँ पर आई की सबसे पहले हमारे पास वैल्यू 1 आ रही है, सो 1 प्रिंट हो गई, इज इक्वल टू भी एज इट इज़ आई मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 एज इट इज़, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। अब आई में एक इंक्रीमेंट हो गया, आई प्लस इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई अब 2 हो गया है। अब ये फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पर कंडीशन को चेक करेगा, देखेगा कि आई 2 है, क्या वो 5 से लेस है या 5 के इक्वल है, ऑफ कोर्स यहाँ पर अभी तक लेस ही है। सो इस प्रिंट स्टेटमेंट में फिर आ जाएगा, 2 एज इट इज प्रिंट होगा, मल्टीप्लाई एज इट इज प्रिंट होगा, आई अब आई हमारे पास 2 है, सो प्रिंट हो जाएगा इज इक्वल टू प्रिंट हो जाएगा आई मल्टीप्लाई, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 4, सो 4 हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह अब आई में इंक्रीमेंट होगा, आई 3 हो जाएगा, फिर ये जाएगा कंडीशन चेक करेगा, कहेगा 3 लेस है, सो ऑफ कोर्स यहाँ पर अब इस स्टेटमेंट के लिए कोड चलेगा, फिर देखेगा आई 4 हो जाएगा, फिर कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन अभी तक तो ठीक है, आई लेस देन है या इक्वल टू 5 है, आई अभी 4 है, 5 से लेस है, फिर यही चीज़ जो है वो प्रिंट होगी, सो यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। इतना काम हो गया। अब आई 5 हो गया, अब कंडीशन को चेक करेगा, आई लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, सो फिर से ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, यानी ये वाली।
अब देखें, अब I6 हो गया है। अब ये ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा I6, ये कहेगा ना तो I इक्वल है 5 के, ना ही इससे लेस है, सो कंडीशन फॉल्स हो गई, ये लूप से बाहर हो जाएगा, यानी लूप हमारी टर्मिनेट हो गई और हमारा कोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटली रन हो गया। सो इस तरह करके जो है लूप हमारे पास, वाइल लूप चलती, वाइल लूप में तब तक चलती रहती है, हमारे पास कोड जो है चलता रहता है जब तक हमारे पास जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाती। सो फोर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस क्या, कहाँ कब कौन सा हम लूप को यूज़ करते हैं। फोर लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एडवांस में पता हो कि हमारी कंडीशन कितने टाइम चलेगी। जैसे यहाँ पर हमने रेंज डिफाइन की थी, हमें पता था हमारी जो कंडीशन है वो 5 दफ़ा चलनी है। जब हमने 1 से स्टार्ट की तो हमें पता था हमारी कंडीशन 4 टाइम्स चलनी है। सेकेंड, फोर लूप तब यूज़ होती है जब हमने आइट्रेटिंग ओवर सीक्वेंस, जब हम किसी सीक्वेंस के ऊपर आइट्रेट कर रहे हैं। सीक्वेंस क्या हो सकता है, कोई लिस्ट हो सकती है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है, यानी कोई डाटा टाइप, डाटा स्ट्रक्चर हो सकता है, उसके सीक्वेंस पे हम प्रिंट करवा रहे हैं। रेंज भी उसके सीक्वेंस में ही आ जाती है, जैसे यहाँ पर रेंज थी वो एक सीक्वेंस था ना, एक सीक्वेंस के साथ वैल्यूज प्रिंट हो रही थी। सो ये हमारे पास एक है डेटा स्ट्रक्चर। सो इसके डाटा को हमने, इसकी वैल्यूज को जो है 1 फेच करनी एक एक करके। सो हम यूज़ करते हैं फॉर लूप। वाइल लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें नहीं पता चल हो कि हमारी कंडीशन कितने टाइम्स रन होगी, हमारा वैल्यू कितने टाइम्स प्रिंट होगी। सो उस टाइम यूज़ करते हैं वाइल लूप, क्योंकि वाइल लूप तब तक चलती रहेगी जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। जब तक कंडीशन ट्रू हो रहेगी वाइल लूप हमारे पास रन होती रहेगी। So it's useful when the number of iteration is not known in advance and it continues as long as the condition holds. जब हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब हमारे पास ये स्टॉप हो जाएगी। अब यहाँ पे तो हमें एडवांस में पता है, ऑफ कोर्स हमारी जो कंडीशन है वो ऑफ कोर्स लग रहा है कि 1 से स्टार्ट हो रही है तो 5 टाइम्स चलेगी, लेकिन समटाइम्स इतनी बड़ी कंडीशन होती है कि हमें तो नहीं पता होता। सो उस टाइम हम यूज़ करते हैं वाइल लूप। नंबर 4 पे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा फंक्शंस। सो फंक्शंस 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस, एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। अब तक हमने पाइथन में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस यूज किए हैं। प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है, अपेंड जो एक कीवर्ड था, जितने भी कीवर्ड्स होते हैं ना पाइथन में वो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। जैसे व्हाइल लूप ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन था, लेकिन कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम खुद बनाते हैं। फोर एक बिल्ट इन फंक्शन। सो ये सारे इफ एल्स एल्फ ये सारे पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस हैं। लिस्ट के लिए कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, इसी तरह टप्पल वगैरह के लिए। बट एक फंक्शन होता है जो यूजर खुद डिफाइन करता है। अब इन फंक्शंस का क्या फ़ायदा होता है, इनका ये होता है कि हम एक दफ़ा इन्हें डिफाइन कर देते हैं, बार बार हमें इन्हें जो है ना कोड में हम कोई कोड का ऐसा पार्ट होता है जो हमने बार बार यूज़ करना होता है। यानी अगर हमने एक पूरी फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन बनाई हुई है, उसका एक होम पेज है, उस पर एक फंक्शन जो है एक काम हो रहा है, लेकिन जो हमारा कॉन्टेक्ट वाला पेज है उस पर भी वही काम होना है। सो हम ऐसा नहीं करेंगे कि अपने कोड में जो है पहले हम एक दफ़ा लिखेंगे होम पेज के लिए वो कोड, स्क्रिप्ट ऑफ कोड जो है वो लिखेंगे, दोबारा कॉन्टैक्ट के लिए फिर लिखेंगे, नहीं। हम एक दफ़ा होम पेज के लिए लिख लेंगे, जो कॉन्टैक्ट पेज होगा उस पर हम उसको कॉल कर लेंगे। सो फंक्शंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक में उसको डिफाइन करते हैं, ये पूरा डिफाइन वाला पार्ट है। सेकंड हम उसमें उसको कॉल करते हैं। सो डिफाइन में हम सिंपल डेफ, ये कीवर्ड है, ग्रीट, ये हमने फंक्शन का नेम लिख दिया है, डेफ फंक्शन नेम। अब यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक विदाउट पैरामीटर्स, एक पैरामीटर्स के साथ। अब यहाँ हम कोई पैरामीटर, कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे इन ब्रैकेट्स में, हम सिंपल प्रिंट करवा रहे हैं हेलो वर्ड। जब हम इसको कॉल करेंगे, ये नहीं, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, सिंपल इसका नेम लिखेंगे। अब यहाँ पर तो ये हमारे पास इसमें जो भी, जब हम ये कॉल करेंगे ना तो यहाँ से जो कोड होगा वो ऊपर दिखेगा। जब ये कॉल होगा तो ऊपर दिखेगा कि ये फंक्शन कहाँ पर डिफाइन हुआ है, तो वो देखेगा जहाँ पर डिफाइन हो रहा है क्या काम करना है इसने। सो जो काम होगा वो हमारे पास फंक्शन जो है वो, जो भी काम होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया, ये ऊपर गया, इसने देखा कि ये फंक्शन कहाँ पर डिफाइन है। डिफाइन करते हुए वक्त उसने देखा डिफाइन करने के बाद इसने काम क्या करना है। सो सिंपल वो काम जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा।
सेकंड हमारे पास हम पैरामीटर्स के साथ फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। पैरामीटर्स कैसे, जैसे हमने जहां पर हमने वैल्यूज को चेंज करना हो, डेफ ऐड, ये हमने फंक्शन कीवर्ड यूज किया है, ऐड उसका फंक्शन का नेम, हम इसमें पैरामीटर्स दे रहे हैं, आर्गुमेंट्स पास करें ए बी सी, पैरामीटर्स को आर्गुमेंट्स भी कहते हैं। जब हम इसमें वैल्यू पास करते हैं तब ये आर्गुमेंट्स होते हैं, और जब ये सिंपल यहाँ पर हम इनको डिफाइन करते हैं तब ये पैरामीटर्स होते हैं। अच्छा, ये जो पैरामीटर्स डिफाइन करने वाला फंक्शन होता है तब हम यूज करते हैं जब हमने वैल्यूज को चेंज भी करना हो। सपोज ए बी सी की अब वैल्यू यहाँ पर हम 3 4 5 दे रहे हैं, लेकिन अगर हमने अगर हमने चेंज करनी हो, हम एक टाइम जो देना चाहते हैं 3 4 5, सेकंड टाइम हम 6 7 8 देना चाहते हैं, सो इसके लिए हम पैरामीटर्स को डिफाइन कर देते हैं। अब हमारे पास पैरामीटर्स हैं, ये काम क्या हो रहा है, इस फंक्शन में काम हो रहा है, ये तीनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है, ये ऐड हो रहे हैं। अब हम इसको कॉल करेंगे, डिफाइन का पार्ट कंप्लीट हो गया। कॉल करते वक्त सिंपल रिजल्ट, एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल में हमने इसको कॉल कर दिया, यानी कॉल किया इस वेरिएबल में। जो भी कॉल करते वक्त जो भी कोड ऊपर डिफाइन में एग्जीक्यूट होना है वो सारा इस रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। हमने सिंपल कॉल किया, इसमें हमने आर्गुमेंट्स पास कर दिए, जितने यहाँ पर हमने पैरामीटर्स लिखे हैं इतने ही हमें आर्गुमेंट पास करते वक्त वैल्यूज लिखनी है, अदरवाइज एरर होगा। 5 जाएगा ए को, 3 जाएगा बी को, 4 जाएगा सी को, तीनों ने ऐड होना है। सो यहाँ पर तीनों जब हम रिजल्ट को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास तीनों ऐड हो जाएंगे, प्रिंट रिजल्ट, क्योंकि इनका जो रिजल्ट है इनका सम है वो रिजल्ट में स्टोर है। सो 5 + 3 8, 8 और 4 12, सो हमारे पास 12 अपेयर हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब रिटर्न, एक हमने यहाँ पे यूज़ किया रिटर्न, यहाँ पे हम यूज़ करें प्रिंट। सो अगर हम प्रिंट यहाँ पे यूज़ करें हैं तो हमें फंक्शन कॉल करते वक्त प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। और अगर हम यहाँ रिटर्न यूज़ करें सो हमें फंक्शन प्रिंट करते वक्त जो है प्रिंट यानी डिस्प्ले करवाते वक्त फिर से प्रिंट यूज़ करना पड़ेगा। सो रिटर्न और प्रिंट में क्या डिफरेंस होता है, जो रिटर्न होता है यहाँ पर हमारे पास वैल्यू रिटर्न होती है, यानी इस फंक्शन में वैल्यू स्टोर हो जाती है, ऐड में भी ये वैल्यू स्टोर है। सो जहाँ भी हम ऐड को कॉल करेंगे वैल्यू वहीं पे कॉल हो जाएगी, इसे ऊपर बार बार जाने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और इस ब्लॉग का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस पूरे पाइथन बेसिक्स पे मेरा एक ब्लॉग है, सो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ों को डिफाइन किया हुआ है। सो लिखा हुआ है वहाँ पे, एक्सप्लेनेशन जो है वो लिखी हुई है, सो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।